नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके समक्ष भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह को लेकर के आए हुए हैं, जिसका पार्ट 1 पहले जा चुका है और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 जा रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पहले हम लोग जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, जितने महत्वपूर्ण, जैसे आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विसेज में, अदर स्टेट के सर्विसेज, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, हम सबको एक साथ समाहित करते हुए उसके बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सभी प्रश्नों का समावेश किए हैं कि आपको जीरो से लेकर के हायर लेवल तक के प्रश्नों की तैयारी हो सके। ठीक है, एक बार आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा सा क्लियर रहेगा, आप तैयारी कर लेंगे। हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था की भी क्लासेस चलेंगी, थोड़ा सा बस हम लोग अपना सेटअप कर रहे हैं। जैसे ही सेटअप पूरा हो जाता है तो आपको पॉलिटी की भी क्लासेस मिलेंगी और बहुत शानदार क्लासेस मिलेंगी आपको। एम लक्ष्मीकांत से लेकर के डीडी बसु और सुभाष कश्यप, इनके कंटेंट आपको मिलेंगे जो यूपीएससी के लिए और विभिन्न एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रिकमेंडेड होते हैं, प्रमाणित होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने समय को आगे बर्बाद न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किए गए? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य किए गए थे, आपको बताया ही था इसके पहले वाले वीडियो में, तो वो था आपका 1976। ठीक है ना, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया हुआ था, लागू किया गया था। 3 जनवरी 1977 को क्या किए गए थे, लागू किए गए थे संविधान में, जिसमें भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ करके नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य क्या किए थे, बनाए गए थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2002 में हुआ था, मौलिक कर्तव्यों की संख्या फिर क्या हो जाती है, 10 से बढ़ा करके 11 हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न और इसमें याद रखिएगा कि ये किस समिति की सिफारिश पे था, तो स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न खूब पूछता है एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने? ठीक है, विकल्प है 17 राज्य 6 केंद्र शासित, 17 राज्य 9 केंद्र शासित, 14 राज्य 6 केंद्र शासित, 18 राज्य और 9 केंद्र शासित। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या हुआ था। ठीक है ना, 1956 में क्या हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर BN राव, KM मुंशी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका सर BN राव। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? ठीक है, तो पहला है संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली और एकात्मक प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका संघीय प्रणाली। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका 2 सदनों वाली होती है। ठीक है ना, जहां आप देखते हैं कि निम्न सदन जो होता है जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जो उच्च सदन होता है वो प्रांतों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए कहा जाता है कि संघीय शासन प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण के रूप में भी क्या करती है, काम करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? ठीक है, तो पहला है लोकतांत्रिक राज्य, सर्वसत्तात्मक राज्य, समाजवादी राज्य, साम्यवादी राज्य। तो सही उत्तर होगा ये समाजवादी राज्य। कहा जाता है कि समाजवादी राज्य में ही वास्तविक लोकतंत्र की क्या होती है, स्थापना होती है और यहाँ पर एक पार्टी का शासन का वर्चस्व होता है और सत्ता में जो पार्टी रहती है वो उनका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो यह था महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर होगा आपका महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश शासन से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ठीक है, तो एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही उत्तर होगा आपका मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ठीक है ना, बहुत इजी प्रश्न है। विकल्प में है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, महात्मा गांधी। तो ये हमारे हैं जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ठीक है, तो विकल्प है आपका महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको मूर्त रूप क्या किया था? प्रदान किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, 1928, 1931, 1936, 1942। तो ये प्रस्ताव पारित हुआ था 1936 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ठीक है, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल। तो इसका भी सही उत्तर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी वयस्क मताधिकार की क्या की थी? मांग की थी। अगला है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। ये किस में कहा गया? क्रिप्स योजना में, बेबल योजना में, कैबिनेट मिशन योजना में, माउंटबेटन योजना में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्रिप्स मिशन जब आया था, क्रिप्स योजना में इस बात को कहा गया था। अगला है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि महात्मा गांधी तो उस समय तक आए ही नहीं थे हमारे यहाँ। प्रश्न की तरफ 14वें प्रश्न पे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो विकल्प है साइमन आयोग का प्रस्ताव द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ठीक है, तो यह अधिवेशन आपका हुआ था फैजपुर में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो वो किया गया था आपका 1950 में। अब इसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसको स्वीकृत किया गया, लेकिन अगर ये पूछ दिया कि इसका गायन सर्वप्रथम कब हुआ तो उत्तर बदल जाएगा। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसका पहली बार क्या हुआ था? गायन हुआ था। तो उत्तर दोनों आप याद रखिएगा, ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। अगला है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? देखिए उसी प्रश्न को मैंने यहाँ पे डाला है दोबारा। तो सर्वप्रथम गाया गया था 1911 में। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन,
लॉर्ड बेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। तो सही उत्तर होगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ठीक है ना। पहला है माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चैम्सफोर्ड योजना और बेबल योजना। तो जो विभाजन हुआ था वो हुआ था माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। और कहा जाता है कि 23 मार्च 1947 को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पद अपना ग्रहण किया था तो गांधी जी और अब्दुल कलाम आज़ाद के विरोध के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा क्या था, विभाजन को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। और उसके आधार पर आप देखते हैं कि 3 जून 1947 को विभाजन की योजना प्रकाशित की गई और जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है ना। तो आपको 2-3 फैक्ट मैंने बताया, उसको भी आप इसमें क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला है संविधान सभा के सदस्यों भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया वे थे। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों ने, आप इसमें जोड़ लीजिएगा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया वे थे ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित, और अगला विकल्प है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित। तो सही उत्तर होगा आपका विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से क्या थे, चयनित हुए थे। ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला है भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर होगा इसका सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अगला है संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, जिसको आप कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और बीआर अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे बीआर अम्बेडकर। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और उसके 2 ही दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद को फिर क्या कर दिया था, अस्थाई अध्यक्ष का निर्वाचित किया था। और 9 दिसंबर 1946 को जो था वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को किया गया था। उसके 2 दिन के बाद ही फिर वो अस्थाई अध्यक्ष बन जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। पहला, साम्यवाद, आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा, भाषाओं में विविधता द्वारा, भारतीय जीवन में बदलाव के द्वारा। तो सही उत्तर होगा आपका आतंकवाद एवं विद्रोह के द्वारा। भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर, कठोर, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। सभी वयस्कों को चुनावों में वोट देने का अधिकार है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, कि हर राज्य के अपने अपने धर्म हों। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? पहला है जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, और अगला है राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। तो सही उत्तर होगा सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ठीक।
अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है, क्या होता है भाई? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, और दूसरा अंतिम विकल्प है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है ना? तो आपका सही उत्तर होगा कि राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अगला विकल्प है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, वह कहलाता है आपका गणतंत्र। अगला है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो वो था आपका 389, 389। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा इसको, 389। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा हल्का लेवल रखे हुए हैं कि आपको धीरे धीरे चीज़ें क्या हो प्रैक्टिस में आए। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का नियम होता है कि जब आपको 30 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन आने लगते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो फिर आप चीज़ों को और भी सरलता से उसको सीखने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम होते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इन सभी टॉपिक्स की क्लासेस भी आने वाले समय में चलेंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी और आपको इसका भरपूर लाभ भी मिलेगा। लेकिन अभी जैसा हमारे पास रिसोर्सेस है उस हिसाब से हम लोग ने ये सारी चीज़ें क्या की हैं, आप लोगों के लिए व्यवस्थित की हैं। आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिएगा। पार्ट 1 देखेंगे फिर पार्ट 2 उससे लिंक्ड है और आगे जब पार्ट 3 पार्ट 4 आएंगे वो भी एक दूसरे से क्या होंगे, इंटरलिंक्ड होंगे। चीज़ें क्या होंगी आपको फिर समझ में आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि उनका स्तर दिन प्रतिदिन फिर क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा और चीज़ें फिर सरलता से कठिनता की तरफ क्या होगी, बढ़ती जाएंगी और आपको चीज़ें फिर समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारे वीडियो को इतना पसंद किया। जय हिंद, जय भारत।